अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो हम कॉन्ट्रैक्ट लॉ और कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पर जो वीडियोस और लेक्चर्स बना रहे थे वो जो है हमारे कंटिन्यू है। और हमने बेलमेंट के ऊपर, प्लेज के ऊपर जो वीडियोस जो थे वो बना लिए थे। और आज हम यहाँ पे जो डिस्कस करेंगे टॉपिक, ये है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ द एजेंसी। तो हम ये जो स्पेशल टाइप्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं उनको पढ़ रहे हैं। उनकी एक कुछ 4-5 किस्म के हैं कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में, और हर एक जो है एक चैप्टर के शेप में मौजूद है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में। तो हम उनको वन बाय वन करके पढ़ रहे हैं। दो हमने पढ़ लिए, तीसरा आज हम पढ़ रहे हैं। तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी है ये सेक्शन 136 से लेकर 193 ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में डिस्क्राइब्ड है। ठीक, तो अब हम पढ़ते हैं, समझते हैं कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी है ये क्या होता है। अब ये मोस्ट एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। हमारे जो फर्दर जितने भी लॉज हैं सिविल के, वो आप ट्रांसफ़र ऑफ द प्रॉपर्टी एक्ट हो या फिर पार्टनरशिप एक्ट हो या फिर नेगोशिएबल लॉज हो, तो जितने भी जो हमारे सिविल लेन देन के मामलात होते हैं उनमें जो है कॉन्ट्रैक्ट लॉ बेसिक जो है एक इम्पॉर्टेंट रखता है। और फिर एजेंसी जो है, ये जो कॉन्ट्रैक्ट है इसका, ये तो एक और भी एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो आइए हम इसको पढ़ते हैं कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। ये काफ़ी एक इसका लेंदी चैप्टर है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में तो, लेकिन ये बहुत ही इजी है। अगर ये किसी को समझ में आ जाए तो इससे रिलेटेड जिस टाइप के भी जो एमसीक्यूज़ आ सकते हैं, क्योंकि रिटन में मैं समझती हूँ ये फिर भी इजी है। मसला होता है एमसीक्यूज़ में घुमा फिरा के इस तरह क्वेश्चनिंग की जाती है एग्जाम्पल के फॉर्म्स में, कि फिर उधर एग्जामिनेशन हॉल में बैठकर कुछ सोचना ही पड़ता है। तो जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता है ना, तो फिर आप चीज़ों को जल्दी सॉल्व कर देते हो। और फिर दूसरी एक चीज़ होती है कि आपकी अंग्रेज़ी कम से कम इतनी अच्छी हो कि आप पेपर की जो मीनिंग है, वो जो लिखा हुआ है उसको आप समझ सके प्रॉपरली। और फिर समझ जाएंगे, जब क्वेश्चन समझेंगे तभी तो आंसर कर पाएंगे ना। अब क्वेश्चन ही समझ में नहीं आएगा, अंग्रेज़ी अच्छी नहीं होगी, तो फिर तो मुश्किल हो जाएगा। वेल, वकला बच्चे तो नहीं होते अब मेरे ख्याल से। अब उनकी जब वो किसी एग्ज़ाम में अपीयर हो रहे हैं तो उनकी कम से कम जो है सिंपल सी अंग्रेज़ी अच्छी होनी चाहिए। तो लेट्स हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी जो है ये डिफाइंड है 136 इधर से लेकर 193 सेक्शंस में। अब इसकी डेफिनेशन जो है वो ये कहती है कि अंडर द कॉन्ट्रैक्ट लॉ द एजेंसी connotes such relation that exists where one person has an authority or capacity to create legal relations between a principal and the third person। तो इसकी डेफिनेशन ये बता रही है कि एक बीच का जो पर्सन है जिसको हम एजेंट कह रहे हैं, उसमें एक उसको इतनी कैपेसिटी मिलती है ओनर यानी प्रिंसिपल की अथॉरिटी से कि वो उस प्रिंसिपल का जो है किसी थर्ड पर्सन के साथ एक रिलेशन जो है, एक लीगल रिलेशन जो है वो क्रिएट कर सकता है। ठीक, तो अब इसमें थर्ड पर्सन जो है ये कोई भी हो सकता है। ये स्ट्रेंजर भी हो सकता है, नॉन भी हो सकता है, अननोन भी हो सकता है। अब यहाँ पे तीन जो हैं बंदे हो गए या तीन पार्टीज हो गई। एक तो हो गया प्रिंसिपल जो होगा प्रॉपर्टी का ओनर, और दूसरी जो पार्टी यहाँ पे होगी वो होगी एजेंट। अब एजेंट जो बीच में काम करेगा, और तीसरी पार्टी इसमें होगी थर्ड जो पर्सन होगा। अब थर्ड पर्सन में कोई भी हो सकता है। तो ये तीन तरह की पार्टीज जो हैं ये मिलकर बनाती है एक ट्रांसैक्शन जो जिसको कहते हैं एजेंसी। अब ये ट्रांसैक्शन थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है। वो क्यों? वो इसलिए कि फॉर क्रिएटिंग द एजेंसी इट इज़ एसेंशियल दैट देयर शुड बी टू कॉन्ट्रैक्ट्स। यानी कि एजेंसी को क्रिएट करने के लिए ये मस्ट है कि दो कॉन्ट्रैक्ट्स हो।
क्योंकि अमूमन जो हम दूसरे कॉन्ट्रैक्ट्स पढ़े, बेलमेंट पढ़े, प्लेज पढ़े, तो उनमें एक ही कॉन्ट्रैक्ट था। लेकिन एजेंसी एक इस टाइप का कॉन्ट्रैक्ट है कि इस टाइप की जो ट्रांसैक्शन है जिसके अंदर दो कॉन्ट्रैक्ट्स का होना मस्ट है। अब एक जो कॉन्ट्रैक्ट है, द वन बिटवीन the principal and agent who gives authority to agent for his representation in dealings with the third person, and second contract should be with third person by the agent under principal's authority। यानी कि अब दो कॉन्ट्रैक्ट होंगे। एक जो कॉन्ट्रैक्ट होगा वो तो प्रिंसिपल यानी ओनर और एजेंट के बीच होगा, और दूसरा जो कॉन्ट्रैक्ट होगा वो होगा एजेंट और थर्ड पर्सन के बीच में, जो उनके बीच में डीलिंग करवाता है और या उनके बिहाफ पे, प्रिंसिपल के बिहाफ पे एक्ट करता है। यानी कि दो कॉन्ट्रैक्ट्स मस्ट हैं। अब ये जो एजेंट है, ये जो भी एक्ट परफॉर्म करेगा वो प्रिंसिपल का एक्ट तस्वर होगा, बशर्ते कि प्रिंसिपल की अथॉरिटी से करता हो। अब यहाँ पर सवाल आ जाता है कि ये प्रूफ कैसे हो कि ये जो कोई जो एक्ट किया एजेंट ने, ये प्रिंसिपल की अथॉरिटी से किया या उसका ज़ाती फेल था। तो इसके प्रूफ के लिए जो हर ट्रांसैक्शन के जो सर्कमस्टेंसेस हैं, कोर्ट्स जो हैं वो उनको देखती हैं। मोस्टली ये ही प्रिज्यूम किया जाता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी के हिसाब से कि एजेंट के जो प्रिंसिपल है या ओनर है वो एजेंट के हर एक्ट का ज़िम्मेदार होता है, क्योंकि वो उसको हायर किए हुए होता है, वो उसको एक रेम्यूनरेशन जो है जिसको मुआवजा कहते हैं वो देता है। इसीलिए ये एक जनरल प्रिसम्पशन है कि एजेंट का हर फेल जो है उसका ज़िम्मेवार होता है प्रिंसिपल। लेकिन अगर ये प्रूफ हो जाता है कहीं भी, तो कोई उसने मिसाल के तौर पे सेक्शन 193 है, उसमें ये क्लियर है कि अगर कोई एजेंट है वो फ्रॉडुलेंटली कोई एक्ट करता है और वो अपनी ज़ाती जो है बददियानती और ज़ाती कैपेसिटी में करता है, तो वो सर्कमस्टेंसेस से प्रूफ हो जाता है। ठीक, तो अब यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट जो है दो होंगे। अब जो प्रिंसिपल और एजेंट के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होगा उसमें तीन चीज़ें जो हैं वो मस्ट हैं। अब एक तो ये कि डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी फॉर डूइंग एनी एक्ट और रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्रिंसिपल, यानी कि एक तो जो है एजेंट को जो है अथॉरिटी जो है कुछ डेलीगेट की जाए प्रिंसिपल के तरफ से, ओनर की तरफ से, किसी भी एक्ट को परफॉर्म करने के लिए, या यूँ कहें कि प्रिंसिपल ओनर को रिप्रेजेंट करने के लिए। फिर नेक्स्ट है एज पर कॉन्ट्रैक्ट लॉ प्रिंसिपल इज़ लायबल फॉर ऑल एक्ट्स ऑफ। अब ये हमने पहले से ही समझ लिया। तो अपॉइंटमेंट ऑफ जो एजेंट है ये प्रिंसिपल जो है वो करता है, और वो तीन तरीक़ों से कर सकता है। अब एक तो ये है कि एक्सप्रेसली कर सकता है, यानी कि वर्बल या किसी कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि बहुत ही कोई रिस्की बिजनेस होता है तो फिर ये एक रिटन कॉन्ट्रैक्ट से भी अपॉइंट किया जाता है। सिंपल से कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं तो फिर ये जो है वर्बली भी किए जाते हैं। तो एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट में दोनों ही आ जाते हैं, वर्बल भी रिटन भी। तो प्रिंसिपल में अपॉइंट एनी एजेंट एक्सप्रेसली बाय हिम और अंडर हिज एनी अथोराइज्ड पर्सन। तो प्रिंसिपल जो ये ओनर जो है वो खुद भी कर सकता है या फिर किसी दूसरे पर्सन को अथोराइज कर सकता है। मिसाल के तौर पे कोई आउट ऑफ एब्रॉड रहता है, आउट ऑफ कंट्री है, तो वो अपने किसी रिलेटिव को कह सकता है कि वो एजेंट उसके कोई अपॉइंट कर ले जो उसके बिहाफ पे कोई भी एक्ट अंजाम दे। मिसाल के तौर पे ये भी कह सकता है कि कोर्ट में जो उसके खिलाफ़ मामला चल रहे हैं तो उसको वो एजेंट जो है जाकर अपीयर हो और फेस करें। फिर नेक्स्ट है दूसरा कौन सा तरीका है जिससे अपॉइंटमेंट ऑफ एजेंट की जा सकती है, वो है बाय इम्प्लीकेशन ऑफ द लॉ। अब इससे में ये क्या होता है कि इससे मुराद ये है कि अपॉइंटमेंट जो है ड्यूली जो है खुद जो अपनी विलफुल एक्ट
तरीके से नहीं की थी, लेकिन कुछ सर्कमस्टेंसेस ऐसे हो गए कि एज़ पर नेसेसिटी और इमरजेंसी में जो है प्रिंसिपल ने अपॉइंट किया। इसको कहते हैं बाय इम्प्लीकेशन ऑफ द लॉ। फिर नेक्स्ट है इसमें थर्ड कैटेगरी, वो है बाय सब्सिक्वेंट रेटिफिकेशन। अब अपॉइंटमेंट बाय सब्सिक्वेंट रेटिफिकेशन, इसका मतलब ये है कि मिसाल के तौर पे एजेंट था कोई किसी का, उसी ने जो है कुछ और एक्ट्स कर दिए अपनी ज़ाती कैपेसिटी में, लेकिन अब जो है वो प्रिंसिपल जो है उसको ऑन करता है और उसके एक्ट्स को रेटिफाई मतलब तस्लीम करता है कि हाँ ठीक है ये मेरे लिए कर दे, ठीक है। तो फिर उसको भी ये समझा जाएगा कि जो है वो भी उसका एजेंट जो है तस्वर होगा, और यूँ उसको यही कहा जाएगा कि इसने इसको अपॉइंट कर लिया। अब सब्सिक्वेंट रेटिफिकेशन का मतलब कुछ यूँ भी बनता है कि मिसाल के तौर पे कोई किसी का अभी पहले एजेंट था ही नहीं, उसने कुछ एक्ट्स किए हुए थे, लेकिन जब वो उसका एजेंट बना तो उसने उसके पहले के जो एक्ट्स थे उसको रेटिफाई कर दिया और कह दिया कि मैं इनको भी रेटिफाई करता हूँ। फिर नेक्स्ट इसमें एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, वो है कि द रोल ऑफ द एजेंट। द रोल ऑफ एजेंट should be to create a kind of contractual relationship between the principal and third person। अब इसका जो बुनियादी जो एक रोल है वो यही है कि प्रिंसिपल और थर्ड पर्सन के बीच में एक लीगल जो रिलेशनशिप है वो क्रिएट करें। जाहिर सी बात है वो उसके बिहाफ पे ही काम कर रहा होता है। अब लास्ट में है कि ड्यूटीज़ ऑफ द एजेंट, कि एजेंट की ड्यूटीज़ क्या हैं, और फिर अगर उनकी वायोलेशन हो जाती है तो फिर ये एक दूसरे पर भी जो हैं केसेस करते हैं हर्ज का कंपनसेशन के लिए। तो ये ही असल में इसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट पोर्शन है कि ड्यूटीज़ ऑफ द एजेंट या फिर लायबिलिटीज़ ऑफ द बोथ पर्सन्स। अब ये है इसमें फर्स्ट तो ये है कि जो एजेंट है इसकी ड्यूटी ये है कि टू कंडक्ट द बिजनेस ऑफ प्रिंसिपल। वो प्रिंसिपल के जो बिज़नेस है उसको नेक नियति से जो है कंडक्ट करे, किसी किस्म का फ्रॉड नहीं करे। अगर होता है तो फिर ये प्रिंसिपल उसके अगेंस्ट लिटिगेशन में जा सकता है। फिर नेक्स्ट है टू फॉलो द डायरेक्शंस ऑफ द प्रिंसिपल। अब उसको एजेंट को जो है उसी की डायरेक्शंस को फॉलो करना पड़ेगा। कहीं पर ये साबित हो जाता है कि उसने उसकी डायरेक्शंस जो है फॉलो ही नहीं की थी, तो फिर भी वो जो है एजेंट का एक्ट फिर प्रिंसिपल का एक्ट तस्वर नहीं किया जाएगा। फिर नेक्स्ट है एजेंट शुड वर्क विथ बेस्ड ऑफ हिज नॉलेज एंड स्किल्स। यानी कि नेक नियति से मतलब वो अपनी जो है तमाम सलाहियतें इस्तेमाल में लाए कि जैसे वो अपने बिज़नेस को बढ़ाने के लिए काम करता है, इसी तरह अपने मालिक के काम को भी इंक्रीज़ करे। फिर नेक्स्ट है टू मेंटेन द अकाउंट्स एंड शो देम टू द प्रिंसिपल ऑन हिज डिमांड। जो भी उसके बिज़नेस के अकाउंट्स बनते हैं वो अपने मालिक को जो है जब भी वो मांगे, डिमांड करे, उसको दिखाए। और फिर लास्ट है कि हैंड ओवर ऑल द सम्स एंड प्रॉफिट्स व्हिच ही रिसीव्स फ्रॉम हिज प्रिंसिपल्स बिजनेस। अब जो सारे जो भी प्रॉफिट्स हैं, हिसाब किताब है जो वो हासिल करता है प्रिंसिपल के बिज़नेस से, वो भी सारे जो हैं उसको हैंड ओवर कर दें। अब इसमें अब किसी किस्म की कोई मिसकंडक्ट होती है ड्यूटीज़ ऑफ द एजेंट में, किसी तरह भी की भी को अगर कोई मिसकंडक्ट हो जाती है तो फिर जो है एजेंट का जो एक्ट है वो जो है प्रिंसिपल का एक्ट जो है तस्वर नहीं किया जाएगा। अदरवाइज ही इज़ मतलब प्रिंसिपल इज़ लाइबल फॉर ऑल ऑफ द एजेंट्स एक्ट्स। ये एक सिंपल और जनरल रूल है और तकरीबन सारे ही लॉज में फॉलो होता है। तो होप सो कि आपको ये सारी जो पॉइंट्स है वो क्लियर हो गई, और इसी पर ये वीडियो हम ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट पे हम कोशिश करेंगे अब कुछ क्रिमिनल्स पे वीडियोस बनाएं। दुआओं में याद। थैंक यू।